हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभिनव क्लासेस पर। मैं राकेश। एक बार सभी साथी जुड़ जाइए और कमेंट करके बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो एकदम परफेक्ट आ रहा है या नहीं। यदि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है तो फिर अपन क्लास को शुरू करेंगे। आज की अपनी ये क्लास जिस चैप्टर के बारे में चल रही है उसकी दूसरी क्लास रहेगी और सभी को पता भी है कि हमारा जो अध्याय या चैप्टर जो चल रहा है वो नंबर सिस्टम हमारा चल रहा है। तो एक बार सभी साथी जुड़ जाइए। हाँ भाई, सब क्लियर है तो करें क्लास को शुरू। चलिए बात करते हैं हम आज के इस बिंदु के बारे में। और सभी को मैंने बताया भी था कि हमारा जो ये बिंदु है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जो आपकी हर छोटी से छोटी गणित की एक मूलभूत जो बातें हैं वो यहां से शुरू होती है। और गणित है ही क्या? गणित है गणनाओं का विज्ञान ही तो है। और गणना कहाँ होती है? जहां संख्या और अंकों का ज्ञान होता है, और जहां संख्या आ जाती है वहां गणना अपने आप प्रारंभ हो जाती है। तो यही हमारा बिंदु है और इस पर अपन बात करेंगे। सभी जुड़ जाइएगा। मैं एक बार फिर आपके कमेंट देख लेता हूं कौन कौन जुड़ा है। तो रिंकू हेलो, विकास, खुशीराम, रिंकू, सभी देखिएगा। सुबह वाली क्लास की बात ऐसी है कि सुबह वाली क्लास में थोड़ा दिक्कत थी इंटरनेट की वजह से, तो सुबह वाली क्लास को अभी हो नहीं पाई है। तो अभी इस क्लास के बाद हम उस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और उस क्लास का भी आज ही शेड्यूल रखेंगे। तो मैं आपको अपने ग्रुप में जो सूचना डाल दूंगा। पहले अपन बात करते हैं इस बिंदु के बारे में और इस पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सभी जुड़ जाइए जल्दी से। हम बात कर रहे हैं संख्या पद्धति के बारे में और इसकी छोटी छोटी बातें मैंने कल अपन को डिस्कस की है। और कल जहां हम लास्ट थे वहां से अपन शुरुआत करेंगे। हमारा जो ये अंक और डिजिट का ज्ञान है वो कल की क्लास में हो चुका है और आपको है जो वहां पर पहले वाली क्लासों को है जो वापस रिपीट करके देखना है। बार बार रिवीजन करते हैं, क्लासें लंबी होती है और आप ही का नुकसान होता है। हम बात करते हैं, हम यहां थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की बात करें या टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार के बारे में बात करें, या हम कह सकते हैं कि संख्याओं का वर्गीकरण भी कर सकते हैं। कि संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण ये क्या है? संख्याओं का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की बात कर रहे हैं। तो संख्याओं का वर्गीकरण यानी संख्याओं को कैसे कैसे बांटा जाता है और किन किन तरीके से हम संख्याओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले कि संख्याओं के ज्ञान के बारे में अगर बात की जाए तो मेरी बात को ध्यान से सुनना कि अपने पास कल इस डायग्राम को भी मैंने आपको दिखाया था कि अपने पास सबसे पहले मूलभूत बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स से रियल नंबर बनता है, रियल के बाद एक इमेजिनरी नंबर होता है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि मैं एक डायग्राम और यहां पर बनाने का प्रयास कर रहा हूं। प्रयास क्या कि आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिएगा यहां पर सबसे पहले आपको वहां से हिंदी में यहां बात करें कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात सम्मिश्र संख्या के बारे में बात करते हैं। सम्मिश्र संख्या जो होती है वो a प्लस IB के फॉर्मेट में होती है। इसमें आप देख पाते हैं कि a और b जो होती है वो रियल नंबर होते हैं और बाकी जो i जो दिखाई दे रहा है आपको वो होता है काल्पनिक नंबर। क्या होता है? काल्पनिक। इसके बारे में आगे थोड़ा सा बात करते हैं, उससे पहले इस डायग्राम को समझिएगा। तो हमने इसको दो भागों में बांटा है। बांटना, वर्गीकरण करना, वही तो बात कर रहे हैं। तो यहां दो भागों में बांटे तो एक होता है वास्तविक नंबर जिसको अपन कह सकते हैं रियल नंबर या वास्तविक संख्या। दूसरी हमारे पास काल्पनिक संख्या। अब रियल संख्या इनके सबकी थ्योरी में लिखवाऊंगा, एक बार इस डायग्राम को अच्छे से समझ लो कि फिर अपन इस वास्तविक संख्या को दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। एक अपना हो जाता है शांत और एक हो जाता है अशांत। अर्थात अपन इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग और इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। यहां आपको इसको अच्छे से समझना है। इस टर्मिनेटिंग वाली फॉर्मेट में अर्थात शांत में है, एक आती है अपने परिमेय संख्या, एक आती है अपरिमेय संख्या।
इसके बाद अगर बात करें तो अप्रिमेय को रोक करके हम यहां आते हैं, तो इसके अंदर दो संख्याएं फिर से डिवाइड हो जाती है, और वो कौन कौन सी हो जाती है? एक अपने पास आ जाती है भिन्न, क्या आ जाती है? भिन्न, और दूसरी अपने पास आ जाती है पूर्णांक। अब ध्यान देना भाई, ये आ जाती है क्या? पूर्णांक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर। इसके बाद अगर बात की जाए तो इस पूर्णांक को भी दो भागों में हम बांट सकते हैं। पूर्णांक को दो कौन कौन से भागों में बांट सकते हैं? तो देखिएगा कि पूर्णांक में एक आता है ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि अपन कह सकते हैं नेगेटिव इंटीजर, और एक अपने पास जो होता है वो होता है धनात्मक। और इस धनात्मक में अब कौन कौन सी संख्याएं शामिल होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। धनात्मक के बारे में बात करें तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं शामिल होती है? यहां मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो धनात्मक है, इस धनात्मक के अंदर यहां सबसे पहले बात करें तो अपने आती है पूर्ण संख्या। क्या आती है? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या के अंदर क्या क्या आते हैं? तो ध्यान देना कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत एक आता है जीरो, और एक अपने पास जितने भी है वो धनात्मक बाकी संख्याएं बोल सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक जो आते हैं वो सभी पूर्ण संख्या में शामिल होते हैं। उसके बाद इस पूर्ण संख्या में ही शामिल हो जाती है अपनी कौन सी? प्राकृत संख्या। और इस प्राकृत संख्या के अंतर्गत अगर आगे बात करें तो भैया हम बात करने वाले हैं कि इसके अंदर फिर बाकी सारी चीजों का ज्ञान अपन को हो जाता है। कि अपन एक बात करें भाज्य की, जिसको अपन बोलते हैं कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्या। दूसरे अपने पास यहां पर बात करें तो वो हो जाती है क्या? अभाज्य संख्या। और साथ ही साथ यहां पर सम और विषम के बारे में भी बात करते हैं। तो ये एक डायग्राम मैंने आपको बना के दिया है, इसमें आप देख लीजिए कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर अर्थात संख्याओं का वर्गीकरण किया जाता है। अपने दिमाग में, अपनी खोपड़ी में ये बात इसको अच्छे से बिठा लो कि किस तरीके से आपको इन चीजों को समझना है। ठीक तो है। हाँ भाई, और कोई समस्या तो नहीं है ना? सब एकदम परफेक्ट चल रहा है? कौन कौन जुड़ा है ये भी? हाँ सर, जो क्लास होती है उसका रिकॉर्ड क्लास में डाल दिया करो, हम जिससे बाद में भी पढ़ लें। तो भैया वीरेंद्र मीणा, मैं आपको बता दूं, हर क्लास जो होती है लाइव क्लास, वो अपने रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है और आपको पूरी मिल रही है। आज सुबह वाली क्लास में मैंने खूब कोशिश की है, उसमें वॉइस का प्रॉब्लम था, इंटरनेट का प्रॉब्लम था, और आप सभी को पता है कि कोई भी चीज नहीं होती है, नवाचार होता है तो उसमें कोई ना कोई अवरोध पैदा होता है, और वो अवरोध ही कुछ पैदा हुए थे, उसको धीरे धीरे दूर किया जाएगा। तो थोड़ा कोऑपरेट करिए। यहाँ क्या था कि सुबह वाली क्लास पूरी हो ही नहीं पाई, इसलिए मैंने उसमें अगर वो थोड़ा वो अटक गई तो फिर मैंने उसको पूरा ही हटा दिया, नहीं तो रिकॉर्डेड में तो वो भी मिलती है आपको, तो उसका पूरा आपको लाइव सेशन भी मिलेगा और रिकॉर्डेड भी मिलेगी, आप चिंता ना करें, है ना। हेलो मोहन, तो अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सबको याद हो गया क्या? कि सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में कितने, अब जहां बैठे वहां इसको भूल जाओ और बोलो कि बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो नंबर कौन कौन से? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को एक बार के लिए छोड़ दो, कौन कौन सी काल्पनिक संख्या क्या क्या होती है उसके बारे में बाद में बात करूंगा, पूरा विस्तार से समझाऊंगा ये सारी चीजें। अभी मैं नाम इनके केवल आपके दिमाग में, जहन में बिठा रहा हूं। मैं बात करता हूं, इधर आती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को फिर दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, एक शांत और एक अशांत, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। फिर अपन नॉन टर्मिनेटिंग को रोक दो, क्योंकि इसमें कौन कौन सी चीजें आती है इसके बारे में भी बता देता हूं। ये भी दो पार्टों में डिवाइड होती है। वैसे दो पार्टों में कौन कौन सी में होती है तो ध्यान दो, इसमें दो पार्ट होते हैं, वो एक होती है आवर्ती और एक होती है अनावर्ती। ये बात भी अच्छे से समझ लो, आवर्ती और अनावर्ती की बात करेंगे इसमें। आवर्ती और अनावर्ती यानी कि जिसकी पुनरावृत्ति होती है वो आवर्ती वाले में शामिल, और जो पुनरावृत्ति होती है नहीं होती है वो अनावर्ती में आ जाती है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं, ये पूरा फॉर्मेट मैंने बना के आपको दिया है। फिर मैंने कहा कि शांत में दो संख्याएं शामिल हो गई, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। उसके बाद इस परिमेय संख्या में भी दो प्रकार की संख्या हमने शामिल किए, उसमें अपने पास भिन्न और पूर्णांक आ गए। दशमलव यहाँ खुद आ रहे हैं तो दशमलव का तो अपन यहाँ पे बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करें कि ये जो भिन्न है उसको तो आपको आगे समझना ही है। यहाँ आ जाता है पूर्णांक, जिसको इंटीजर कहते हैं, इसका पूरा डेफिनेशन भी आगे बात करने वाले। फिर उसके बाद पूर्णांक को भी दो भागों में डिवाइड किया, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। जो ये धनात्मक पूर्णांक होता है यहां से शुरू होती है पूर्ण संख्या। इस पूर्ण संख्या में जीरो भी शामिल हो जाता है और धनात्मक भी। बाकी ऐसा बोला जाता है कि जीरो ना तो
पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, नॉन साइन होता है, बिल्कुल इसमें कोई अपने को प्लस माइनस का दिक्कत ही नहीं होता। तो ये इसमें शामिल करने पर बन जाती है पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर कहा जाता है। उससे फिर अपन बनती है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसी के अंदर शामिल होती है। मैं ये कह रहा हूं कि ये बड़ी संख्या है, ये जैसे जैसे पीढ़ियां चलती है छोटी पीढ़ी है, हालांकि अपन को शुरुआत यहीं से करेंगे सीखने पर। फिर प्राकृत में आती है भाज्य अभाज्य, और इसी के अंतर्गत सम और विषम के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए मैं आगे चलूं, आपको उम्मीद है कि ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। बोलो भाई, सबको समझ में आ गई क्या? सबको समझ में आ गई? हेलो भाई रेवड़मल, मेरी ये जो आपको ये डायग्राम है वो अच्छे से समझ में आ गया? तो चलो मैं आगे चलता हूं और ध्यान से सुनना भाई। ये अपन जो संख्याओं का वर्गीकरण है वो कर चुके हैं। अब इसके अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो पहले सबसे पहले जिस नंबर के बारे में बात करेंगे वो रहेगा अपना प्राकृत संख्या। क्या रहेगा? प्राकृत संख्या। तो अपनी कॉपी में आप लिख रहे हैं तो हेडिंग डाल लीजिए कि अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में? प्राकृत संख्या के बारे में। और प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर होता है। क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में अपन बात करने वाले हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं। देखिए प्राकृत संख्या क्या होती है इसके बारे में ध्यान से सुनो। प्राकृत संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। प्रकृति में अपने आप विद्यमान बात कर सकते हैं। प्राकृत प्रकृति, जो चीजें कोई प्रकृति से यूं मान लो कि अपनी जरूरत हमें पड़ी और अचानक अपने दिमाग से वो चीज निकल के आई कि एक, जब कहीं गणना की जरूरत पड़ी होगी तो अचानक से दिमाग में किसी ने मतलब कोई ना कोई पहला व्यक्ति हुआ होगा जिसके हाँ भाई, अब जल्दी से मुझे बता दो कि आवाज सब क्लियर है ना? जल्दी से मुझे बता दो कि वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जल्दी बताओ भाई। एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। जल्दी कमेंट कर दो। अब वॉइस क्लियर है? जल्दी लिखो। इसके बारे में बाद अपन बात करेंगे दूसरे पॉइंट पर। ओके, यस है जी, बिल्कुल भाई। अब देखो भाई, दूसरे पॉइंट पर बात करें तो भैया ये प्राकृत संख्या कहां से शुरू हुई? एक से, और कहां तक जा रही है? अनंत तक। यानी कि अपन जो भी गणना करना शुरू करते हैं, बचपन में आपने गिनती सीखी होगी। अब गिनती सीखी है तो कहीं आपको ऐसा बोला कि हाँ भाई बोल, जीरो बोल, पहले जीरो, कहीं नहीं बोला ना। कहां से शुरू किया? एक से। यानी कि जो प्राकृतिक, यानी कि एक नेचुरल बात कर रहे हैं कि ये तो यार ऑटोमेटिकली चलना चाहिए, कि कहां से चलेंगे। यानी कि अपन संख्या का दिमाग में नाम आते सबसे पहले संख्या कौन सी आती है? एक। और कल मैंने बताया भी है कि जीरो कोई संख्या नहीं होती। जीरो एकमात्र अंक है जो किसी के साथ जुड़कर संख्या के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब बात करते हैं भाई, एक बार कमेंट देखना सर, कोई ऐसा कमेंट थोड़ी जो मिस्टेक वाला हो। सब ओके? ओके ना जी? अब बात कर लेते हैं कि जो यहां पर अपन बात करें तो ऐसी स्थिति में आप मुझे बताइए कि ये प्राकृतिक संख्या है, तो सर ये जीरो था ही नहीं, तो फिर बनी कैसे प्राकृत? तो भैया एक से लेकर के 9 तक बनी होगी। फिर क्या हुआ कि ये जीरो का, फिर किसी ने कहा कि जीरो भी एक संख्या होती है, तो आविष्कार हुआ। और हुआ तो ऐसी स्थिति में फिर कहा गया कि अब ये पहले अधूरी थी, इसको इसने क्या कर दिया? पूरा। और इसका नाम क्या दे दिया भैया? पूर्ण संख्या। क्या दे दिया? पूर्ण संख्या।
अब पूर्ण संख्याओं की बात आई तो इसको क्या बोला गया अंग्रेजी में, तो इसको बोला गया होल नंबर। क्या बोला गया? होल नंबर। और होल नंबर बोला गया तो ध्यान से सुनिएगा कि होल नंबर क्या होते हैं। तो आपको समझ में आ गई बात कि जो प्राकृत थी उन्हीं को मिला करके क्या बना दिया? पूर्ण। लेकिन पूर्ण किससे किया? जीरो से। तो 0 1 2 3 और ऐसा करते करते इन्हीं को भी आप अनंत तक लेके गए। यही हमारे पास कौन सी हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। तो मैं बोल रहा हूं, आप अच्छे से समझ जाना, थ्योरी अपने हिसाब लिख लेना कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है कि जो 0 से शुरू हो जाए और वो अनंत तक जाए, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। बोलो क्लियर है क्या बात? अब यहां से बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की संख्या। और तीसरे नंबर की संख्या एक महत्वपूर्ण संख्या की बात आती है और वो आता है क्या? पूर्णांक। क्या आता है मेरे भाई? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? तो आपको एक तो पहले तो इसकी बात करें कि इसको क्या बोला जाता है, तो इसको अंग्रेजी में बोला जाता है इंटीजर। क्या बोला जाता है? इंटीजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? इंटीजर्स बोला जाता है। ये इंटीजर्स नंबर, इंटीजर नंबर बोल दो आप, इंटीजर नंबर हम कह सकते हैं, इंटीजर नंबर। अब इसमें बात आती है कि पूर्णांक का मतलब क्या है, तो आप यहां पर खुद देखिए कि इस नाम की अगर संधि विच्छेद की जाए तो पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण प्लस अंक। क्यों? क्योंकि भैया हुआ क्या कि इसमें जब संख्याएं बनना शुरू हुई तो कई बार पूरी संख्या न बन करके कोई चीज भिन्न में आ गई, कोई चीज दशमलव में आ गई। तो इनका आप छुटकारा पा करके और संख्या को एक अलग स्पेसिफिक श्रेणी में रखा गया, तो उसका नाम क्या दे दिया गया? पूर्णांक। यानी कि इसमें अंक कैसे होने चाहिए? पूरे पूरे होने चाहिए। हम अपनी भाषा में पढ़ रहे हैं, किताबी भाषा कुछ भी हो, तो अपन बात करें कि ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक के अंदर अपन बात कर लेते हैं कि दो प्रकार की संख्याएं थी। क्या हुआ कि जब आपको गणित पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि सभी चीजें प्लस प्लस की चल रही है, सवाल करने बैठते हैं माइनस आ जाता है। तो माइनस आने के बाद इसने कहा कि पूर्णांक नाम दे दो इसको, और पूर्णांक में दो प्रकार की संख्याएं शामिल कर दो। एक जो आपके नेगेटिव नंबर यानी कि जो ऋणात्मक संख्या होती है, और एक जो आपके पॉजिटिव, जो आपके धनात्मक संख्या होती है। तो आपको जो है यहां पर बात करें कि ये एक हो जाएगा नेगेटिव नंबर और एक हो जाएगा कौन सा? पॉजिटिव नंबर। एक नेगेटिव हो जाएगा तो एक पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो देखो भाई अपने पास यहां कहा गया कि पूर्णांक क्या होते हैं, तो इसने कहा कि आप ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही संख्याओं को शामिल कर ले तो वो सभी क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक व धनात्मक संख्याओं का समूह। जो संख्याओं का समूह है वो क्या कहलाया? पूर्णांक। बोलो यहां तक की सबको बात क्लियर है ना? यहां तक की सबको बात क्लियर है कि अपने पास प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है और पूर्णांक क्या होते हैं। अब आइए पूर्णांक के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि पूर्णांक के बारे में और थोड़ा सा मैं इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो आइए बात करते हैं पूर्णांक के बारे में। अब देखिएगा कि जब अपन बात कर रहे हैं कि ये जो सर ये पूर्णांक है, तो इस पूर्णांक के बारे में पूरा डिटेल से अपन बात करें तो देखो, पूर्णांक को अगर व्यक्त करने की बात है, जैसे प्राकृत संख्या को तो देखो जिसका उसका नाम है उसी के वर्ड से, जैसे प्राकृत को एन से व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। अब बात आती है कि इसको व्यक्त किससे करते हैं, तो इसको व्यक्त जेड से करते हैं। किससे करते हैं? जेड से। जेड एक यूनानी प्रतीक है और उसमें जो यूनानी में जहलीन एक शब्द लिया गया जिसका अर्थ है गणनीय या गणना करना या गिनना या बुनना, तो उसके अंदर उस शब्द से यहां पर इसके लिए जहलीन का प्रयोग किया गया और इस जहलीन का जेड वर्ण लिया गया जिससे क्या व्यक्त किया जाता है? पूर्णांक। तो कहीं भी आपको जेड संख्याओं का समूह बोला जाए तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णांक। आपको यह बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। आप सुनिए ध्यान से। पूर्णांक हो गए तो पूर्णांक दो प्रकार के हो गए। कौन से? एक पॉजिटिव पूर्णांक हो गया और एक नेगेटिव पूर्णांक हो गया, अर्थात एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो जो जेड प्लस होगा वो तो क्या होगा? वो अपने पास हो जाएगा धनात्मक पूर्णांकों का समूह, और जो जेड माइनस इस तरीके से पावर में लिखा है वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांकों का समूह। और एक आता है
जिसके अंदर अपन बोल सकते हैं कि अपने पास हम बात कर लेते हैं कि जैसे जेड नोट, इसका मतलब यह है कि वो सभी पूर्णांक जिसके अंदर शून्य को शामिल नहीं किया गया वो जेड नोट की श्रेणी में आ जाते हैं। इसमें एक और इसका वर्गीकरण अपन ले सकते हैं। और फिर इसके अंदर कुछ हिंदी शब्द भी काम में लिए जाएंगे, जैसे कि अपने पास ऋणोत्तर शब्द लिया जाएगा। ऋणोत्तर का मतलब होगा कि जिसमें ऋणात्मक शामिल नहीं हो। ऋणोत्तर का मतलब क्या, जो ऋणात्मक संख्या है उनके अलावा ऋणात्मक शामिल नहीं हो। ऐसी बातें भी, ऐसे शब्द आपके एग्जाम में सीधे काम में लिए जाते हैं। और एक आ जाएगा आपके पास धनेत्तर, मतलब जिनके पास धनात्मक जो पूर्णांक है उनके अलावा, किसके अलावा, जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनके अलावा, तो हम कह सकते हैं शामिल नहीं। और एक इसमें एक शब्द काम में लिया जाएगा शून्यत्र। क्या लिया जाएगा, शून्यत्र। शून्यत्र का मतलब क्या हो जाएगा कि जिसमें जीरो शामिल नहीं किया गया हो, शून्य शामिल नहीं हो। बोलो ये बात क्लियर है क्या, जिसमें क्या नहीं शामिल हो, शून्य शामिल नहीं हो। तो ऐसी प्रक्रिया पर जो बात कर रहे हैं कि आपको ये शब्द, जो शब्दावलियां हैं, ये आपको जरूरी है ज्ञात होना। इसके माध्यम से आपका इंटरेस्ट पैदा होता है, क्योंकि कुछ कभी कभी सवालों में ऐसे शब्द काम में ले लिए जाते हैं जो हमें उसके अर्थ ही समझ में नहीं आते, और जब उसका अर्थ नहीं समझ में आता है तो हम उसका सवाल का जवाब नहीं दे पाते। बोलो यहां तक सबको क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो यस लिख दो मेरे भाई। इसके बाद मैं बात करने वाला हूं कि अब ये पूर्णांक कैसे। तो आपने कल भी मैंने बात की कि मैंने एक ये नंबर लाइन, एक रेखा खींच दी, और इस रेखा में जो है मैंने मिड में जो कहा कि ये क्या है, तो एक न्यूट्रल नंबर जो मैंने लिया उसको अपन कह सकते हैं जीरो। जीरो के अगर आप जो राइट हैंड साइड पर चले, आरएचएस की साइड पे चले, तो अपन कह सकते हैं कि इधर क्या हो जाते हैं, इधर पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो सारे आते हैं। बात क्लियर है? उसके बाद अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड पर अपन चले, अपन इसको नाम दे देते हैं एलएचएस, इस साइड पर अपन चले तो इधर क्या हो जाते हैं, सारे नेगेटिव नंबर आ जाते हैं। तो आप इसको अगर इस तरीके से व्यक्त करने चले तो आप कहेंगे कि इधर जो सारे नंबर जो भी होते हैं, जैसे 1 2 3 4, और आगे आपके यहां तक, ये कहां तक चलेगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक चलेगा। इधर अपन बात करें तो -1 -2 -3, और इसी तरीके से ये कहां तक चलता है मेरे भाई, ये माइनस इनफाइनाइट तक चलता है। तो इस तरीके से ये जो संख्या रेखा पर सारी संख्याएं शामिल हैं वो सभी क्या कहलाती है, इंटीजर कहलाती है। क्लियर है क्या? हालांकि संख्या रेखा पर ही सभी प्रकार की संख्याएं जो दर्शाई जा सके वो वास्तविक संख्या कहलाती है, रियल नंबर कहते हैं। यहां तो मैं इसको आपको इंटीजर को समझाने के लिए संख्या रेखा का प्रयोग कर रहा हूं। बाकी वास्तविक संख्या की डेफिनेशन ये है कि सभी संख्याएं वो जो एक संख्या रेखा पर व्यक्त की जा सके वो वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो वो वास्तविक संख्या के बारे में भी और थोड़ा बात कर लेंगे आगे। चलिए बात करते हैं कि मुझे लगता है कि पूर्णांक के बारे में आप समझ चुके होंगे कि जो अपन बात करें, ऐसा अगर आपके पास लिखा हुआ आ जाए कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के, और इस तरीके से अगर बात करें तो यहां से ये डॉट डॉट लिखते हुए इस तरीके से अगर कोई लिख करके और ऐसा लिख दे, मान लो कि जैसे -3 -2 -1, तो आप कह देंगे कि ये जो आप एक समुच्चय बना देता हूं कि जो ये समुच्चय है वो क्या है, तो आप कहेंगे कि जी सर ये जो दिया गया है वो ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय है। क्लियर है मेरे भाई? अब अपन आगे बात करेंगे कि यहां पर अपन बात करें तो जीरो है, ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि आपके पास सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक कौन सी है, तो सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, यानी आप याद रखना इस संख्या रेखा के इधर जैसे जैसे जाओगे तो वैल्यू घटती जाती है, और इधर आओगे, यानी आप दिमाग में बात बिठा लो कि मुझे राइट हैंड साइड पे चलना पड़े तो हमेशा संख्याओं का मान बढ़ता है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर मुझे आना पड़े तो हमेशा संख्याओं का मान घटता है। यहां बात करते हैं कि यहां जो इनफाइनाइट है ये सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है। सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है, तो याद रखना सबसे बड़ा
ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें, क्योंकि ऐसे कुछ शब्दावलियां हैं जो सीधे सवाल एग्जाम में आ सकता है। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें, ऋणात्मक पूर्णांक तो क्या होगा, 1 होगा मेरे भाई। बाकी आप इसमें तो तय करने में कोई दिक्कत है ही नहीं कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 होता है, सबसे बड़ा इनफाइनाइट होता है। क्लियर है मेरे भाई? तो यहां तक की बातों में तो किसी को भी कोई समस्या नहीं आ रही होगी। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको आगे ध्यान रखनी है। पूर्णांकों के बारे में कुछ बातें थी, पूर्णांकों के जोड़ना घटाना ये सारी बातें अपन आगे करेंगे। अब आगे बात करते हैं अगले नंबर पर, और अगला नंबर अपना क्या आएगा, तो ध्यान रखना मेरे भाई, यहां पर आप ये चीजें समझ चुके हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक मोटे मोटे तौर पर संख्याओं की बात करूं, तो अपन बात करने वाले हैं यहां पर एक मोटे मोटे तौर पर बात करने वाले हैं कि अपने पास अब जो बड़ी संख्या का जैसे नाम मैं बात कर लूं, तो वो अपन बात करने वाले हैं परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। ध्यान से सुनना मेरे बात को, परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में अगर बात करें तो रेशनल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। आप सुनिएगा, अगर परिमेय संख्या की बात करें तो सर इसकी क्या डेफिनेशन है, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, और वो सीधे लाइन आपके एग्जाम में पुट हो सकती है। और वो क्या लाइन है? तो वो लाइन ये होती है कि वे सभी संख्या हैं जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। पहली बात ये कि वे सभी संख्याएं जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, वे सभी संख्याएं जिनको किस रूप में लिखा जा सके, जिनको P बटे Q के रूप में लिख सके। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने P बटे Q के रूप में लिख दिया। P बटे Q रूप क्या है? एक प्रकार का फ्रैक्शन ही है। तो वह सभी संख्याएं जो आप फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, लेकिन फ्रैक्शन में बहुत अंतर होगा, वो अभी आपको समझाऊंगा। पहली बात तो ये कि वे सभी संख्याएं जिनको P बटे Q के रूप में लिख सके, तथा इसमें एक शर्त साथ में चलती है, लेकिन P इज इक्वल टू 0 हो सकता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। अर्थात P का मान 0 रखा जा सकता है, Q का मान 0 नहीं रख सकते। P और Q दोनों ही एक प्रकार से क्या है, दोनों ही क्या है, पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक, जिसको आप Z से लिखते हैं। दोनों ही क्या है? पूर्णांक। हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं क्या होती है? वे सभी संख्याएं, फिर बोलो, जहां बैठे वहां बोलो, कोई शर्म वाली बात नहीं है। अपना जो गार्जियन है, अपने पिताजी माताजी, वो ये कहे कि अपना लड़का तो गया दिखे हाथ से, ये तो बावला हो गया, बैठे बैठे जाने क्या क्या बोलने लग गया। तो बोलो आप, कुछ नहीं है, बोलो आप कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं? वे सभी संख्याएं जिनको P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, और जिसमें P का मान 0 हो सकता है, लेकिन Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। P इज इक्वल टू 0 बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। और इसमें एक और शर्त कि P और Q क्या होते हैं, तो P और Q हमेशा पूर्णांक होने चाहिए। अब आप कहो कि ये जो अपने पास है, P का मान क्या होना चाहिए, 3/2। ये बात गलत है, क्योंकि पूर्णांक का मतलब तो क्या है कि ये पूरा अंक होता है। अब इसके बारे में बात करें तो आगे बात करने वाले हैं कि पहली बात तो कि P और Q कैसे होने चाहिए, पूर्णांक। P का मान 0 हो सकता है, Q का मान 0 नहीं हो सकता, P बटे Q के रूप में लिख सके। अब बात करते हैं कैसे। तो अपन बात करना चाहें कि अपने पास अगर मैंने लिखा कि 3/4, क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इसको P बटे Q के रूप में लिखा गया। दूसरी बात ये कि यहां पर P का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन Q का मान 0 नहीं है। तो हमारी सारी शर्तें पूरी होती है। इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। और आपके रेलवे में बहुत ज्यादा सवाल ऐसे पूछे गए हैं कि क्या दी गई संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है, तो सीधे जवाब देंगे कि ये परिमेय संख्या है। अब जल्दी से जवाब दीजिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 0/3, फिर मैं लिखना चाहता हूं कि अपने पास 3/0। आप जल्दी से मुझे बताइए, दोनों में से आपके पास, मैं इसका जवाब दे देता हूं, जैसे मैंने इसको ए नाम दे दिया, इसको बी। बताइए ए परिमेय संख्या है या बी है? जल्दी से जवाब दीजिए मेरे भाई, जल्दी से।
सबके जवाब का वेट कर रहा हूं, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दो भाई कि इसमें से दोनों में से परिमेय संख्या ए वाली परिमेय संख्या है या बी वाली है, और है तो वहां बैठे बैठे ही जवाब दीजिए कि अपने पास बी वाली या ए वाली में से ये तो है, और है तो क्यों है, और ये नहीं है तो क्यों है। खुशीराम का जवाब ए, रेवर का जवाब, रिंकू का जवाब, सभी का जवाब ए आ रहा है। इसका मतलब आपको परिमेय संख्या की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई, तो आपकी ये जो है वो परिमेय संख्या कहलाएगी, लेकिन ये जो है वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। अब आप बैठे बैठे बोलेंगे, बोलो मेरे साथ, बोलो ईमानदारी से बोलना कि परिमेय संख्या ये कहती है कि वो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जानी चाहिए। पी बटे क्यू के रूप में, पी बटे क्यू के रूप में लिख तो दिया ना, कोई बात नहीं। दूसरी शर्त ये कि पी और क्यू कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक तो भैया 0 भी होता है, 3 भी होता है, दोनों शर्त लागू हो रही है, लेकिन एक शर्त ये है कि उसमें पी का मान 0 हो सकता है, लेकिन क्यू का मान 0 नहीं हो सकता है। भैया यहां पर क्यू आता है और क्यू का मान क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये जो संख्या है वो परिमेय संख्या नहीं है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। परिमेय संख्या के बारे में आप बहुत आसानी से और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। और बात सुनिए, अगर ये नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या अपरिभाषित है। इसको परिभाषित किया ही नहीं जा सकता, और परिभाषित नहीं किया जा सकता जिसको क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। कैसे नंबर है ये, अपरिभाषित नंबर। क्लियर है। अब इसके बाद आगे चलते हैं और ध्यान से सुनिएगा। अब आगे मैं बात करना चाहूं कि सर ये परिमेय संख्या के बारे में इतनी बात हो गई, बताइए कि क्या आप, मैं इस तरीके से 0.5 लिख रहा हूं, ये तो कोई पूर्णांक भी नहीं है, लेकिन क्या ये परिमेय संख्या है या नहीं है, जल्दी बताओ। यस लिख दो अगर है तो, और नहीं है तो नो लिख दो। 0.5 है वो क्या परिमेय संख्या है या नहीं है, यस लिख दो। उसके बाद फिर एक और अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर मैं लिखूंगा, क्या ये एक परिमेय संख्या है या नहीं है। ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो आपके पास जो अपने पास 3 क्वेश्चन मैंने आपको लिखे, तो यहां देखिए ए, बी और सी, इसका फिर से नाम दे दिया मैंने, और मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए ए परिमेय संख्या है तो यस लिखिए, इस तरीके से जवाब दीजिए ए यस। उसके बाद फिर अपने पास बी के लिए लिखिए बी यस या नो, सी यस या नो। जल्दी जवाब दे दीजिए फटाफट, मैं आपसे ये देखना चाहता हूं कि क्या मेरी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई। जल्दी लिखिए भाई, जल्दी लिखिए। जी रिंकू का जवाब आ रहा है, ए के लिए यस आ रहा है, सभी का जवाब ए के लिए यस आ रहा है। बी के लिए क्या आ रहा है भाई, बी के लिए भी यस आ रहा है रिंकू का जवाब। बी का जो रिंकू का जवाब है वो बी के लिए भी यस आ रहा है, और मोहन का भी बी के लिए, और सी को भी यस बता रहा है। इसका मतलब आपको सारी बातें समझ में आ चुकी है कि ये जो दी गई संख्याएं हैं वो सभी कैसी है, परिमेय संख्या है। तो आपकी बात एकदम परफेक्ट है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, और ये भी परिमेय संख्या है। अब इसके बारे में हम अगली स्लाइड पर बात करते हैं। आइए, जैसे 0.5 बोला तो हमने कहा कि इसको अपन जो है दशमलव जो रूप है उसको अगर भिन्न रूप में बदले तो क्या 5/10 लिख सकते हैं। ये 5/10 लिखते ही आपने कहा कि जी सर ये p/q के रूप में हो गया, और p/q के रूप में हो गया तो आपने कहा कि पहली कंडीशन पूरी। दूसरी कंडीशन क्या कि p और q कैसे होते हैं, पूर्णांक होने चाहिए, वो भी कंडीशन पूरी फुलफिल हो रही है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या कि q इज नॉट इक्वल टू 0, और जो यहां पर नहीं है 10 है, ये कहीं 0 मत समझ लेना। तो इसका मतलब पहली जो है वो परिमेय संख्या है। दूसरी मैंने बोली कि -3/2, अरे भैया उससे कोई लेना देना नहीं है, अपने को तो p/q के रूप में लिखा हुआ होना चाहिए।
उसके बाद P और Q जो है वो पूर्णांक होने चाहिए। और आप मुझे बताइएगा कि आप मुझे एक बात बताइएगा, क्या -3 जो है ये पूर्णांक नहीं है? पूर्णांक का मतलब ही क्या था? पूर्णांक पहले पढ़ाने का फायदा ही क्या है कि आपके पास -3 हो या 3 हो, आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पूरी पूरी संख्याएं होती है। वो सभी किसमें शामिल होती है? वो सभी किसमें शामिल होती है? पूर्णांक में होती है। किसमें शामिल होती है? पूर्णांक में शामिल होती है। बोलो ये बात क्लियर है ना सबको? अगर ये बात क्लियर है तो आपको समझ में आ गया कि दूसरी वाली जो है वो ये बात भी क्लियर हो रही है, और यहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये भी क्या है? परिमेय संख्या। उसके बाद -2/5 मैंने लिखे, तो आप इसको भी वापस जब इसको दशमलव रूप में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 25 बटे कितना? 10। सरल करके लिखे तो भी हमें तो ये पता लग गया कि भैया P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P और Q जो है वो पूर्णांक है। यही तो होता है कि आप इसका निम्न का उत्तर तर्क संगत दीजिए। तर्क मतलब ये तर्क होती है, और Q इज नॉट इक्वल टू क्या है यहाँ पर? 0। इसका मतलब तीनों ही क्या है? परिमेय संख्या। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूं, सारे डाउट यही करता हूं, उसके बाद देखो थ्योरी जितना मजे से पढ़ोगे सवाल उतने ही आसान हो जाते हैं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। यहां पर अगर मैं बात करना चाहूं कि मेरे पास ये मेरा जो है वो अपने पास √25 लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा। फिर मैं यहां पर जो है बात करने वाला हूं, ये मेरे पास एक संख्या है और ये मेरे पास एक संख्या है। मैं इसको नाम ए दे देता हूं, इसको बी दे देता हूं और इसको सी दे देता हूं। जल्दी मेरे सभी भाई बताएंगे कि अपने पास ए यदि परिमेय संख्या है तो यस लिखेंगे, बी यदि परिमेय संख्या है तो यस लिखेंगे, और सी यदि परिमेय संख्या है तो यस लिखेंगे। जल्दी फास्टली क्विक क्विक इसके जवाब होने चाहिए। देखो मेरे भाई, आपको ऐसा कई मेरे भाई आपके जो है वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि सर ये क्या पढ़ाते हैं, इतना जीरो इतना टाइम लेते हैं। अपना पूरा एजेंडा ये है कि हर स्टूडेंट को इतना डीप से इतना जीरो से सिखाओ कि वो भी कहे कि यार मुझे भी गणित आता है। और गणित आएगा कब आएगा? जब आप एक एक बातों को दिमाग में जहन में बिठाते चलेंगे कि हाँ सर ऐसा हो सकता है, क्यों होता है, उसके पीछे का तर्क क्या है, वो आपके दिमाग में हो। जवाब आपके आना शुरू हो चुके हैं क्या? एबीसी यस, रेवर यस, यानी कि तीनों यस दे रहे हैं। इसका मतलब आपको पूरी बातें अच्छे से समझ में आ चुकी है। मुझे एक बात बताइए कि अपने पास इसको आप जो बोले कि यहां पर √25 बोला गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये इसका वर्गमूल लिया जाए तो कितना आएगा? 5। और जब 5 है इसको भिन्न रूप में लिखें तो क्या 5/1 लिख सकते हैं? और 5/1 लिखते ही बोलो ये किस रूप में आ गई? P/Q के रूप में। बोलो ये कौन सी शर्त को पूरी कर रही है? दोनों पूर्णांक है। बोलो कौन सी शर्त पूरी कर रही है कि यहां पर Q का मान 0 नहीं है। ये बात क्लियर है? तो यहां देखो मेरे भाई, अब यहां पर एक बहुत शानदार चीज आपको समझने को मिलेगी आज। यहां पर बात करें तो आपके अंडर रूट के बाहर माइनस का चिन्ह है और उसके बाद अंदर लिखा हुआ है 36। तो यहां आप बोलेंगे कि मुझे इसका कोई अभी फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे तो ये बताओ कि √36 का जो स्क्वायर रूट अगर निकालें तो क्या 6 आता है क्या? और 6 आता है तो इसको फिर से -6/1 लिखा जा सकता है, और -6/1 लिखा जा सकता है। तो फिर मैं कहूंगा कि सारी वो कंडीशनें पूरी करती है जो ये परिमेय संख्या है। उसके बाद यहां आओ, यहां आने के बाद सबसे पहले जो दशमलव है उसको भिन्न में बनाओ। तो आप बोलेंगे कि 2 अंक छोड़कर दशमलव है, इसका मतलब जो है वो इसका जो दशमलव हटेगा तो कितने अंक छोड़ करके एक के आगे कितना जीरो लग जाएगा? 2 जीरो। 2 जीरो लग गई। अब आपको पता है कि अंडर रूट में संख्याएं लिखी हुई है, इसका मतलब है कि ये 6 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। इतनी छोटी छोटी बातें तो आपको याद होनी चाहिए। तो आपके फिर वही P/Q का रूप हो चुका है, P/Q का रूप हो चुका है, और P/Q का रूप हो चुका है। Q इज नॉट इक्वल टू 0 की शर्त पूरी हो रही है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अब एक सवाल फिर से ए नाम देकर के सवाल आपके सामने है, जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे भाई, जल्दी से जवाब दीजिएगा।
√8 बी जवाब दीजिएगा। उसके बाद √8 आपके दिखी गया -4। जल्दी से दोनों ए और बी के बारे में जवाब देंगे कि क्या ए परिमेय संख्या है क्या और बी परिमेय संख्या है क्या। यदि है तो दोनों के लिए ए और बी यस लिख दो, नहीं है तो नो लिख दो। जल्दी लिखो, पर टाइम थोड़ा कम लेंगे लिखते वक्त। रिंकू, मोहन, सबके जवाब आते हैं, बहुत शानदार है भाई। रेवड़ मल का आंसर आ रहा है नो। रेवड़ मल का जवाब आ रहा है नो। तो मेरे भाई देखो, इसका अगर देखा जाए तो कोई भी ये परफेक्ट रूट नहीं है, और परफेक्ट रूट नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है। इसका मतलब इसको क्या लिखा जा सकता है, 2√2। और लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है ये भी सीख लो। क्या पता जीवन में कईयों के डाउट कर रहा हो आज तक। इसको लिखा जा सकता है क्या कि 2×4। आप बोलेंगे कि 4 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल लिया जा सकता है, तो 2 आ गया और अंदर फिर से 2 रह गया, तो इसको 2√2 लिखते हैं। तो ये अपने पास अभी p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, क्योंकि यहां पर अंडर रूट अभी भी है। अंडर रूट हट जाए इसका मतलब वो परिमेय में बदली जा सकती है। यहां तो बात समझ ही लो कि ये अपने पास हम काल्पनिक संख्याओं के बारे में बात कर रहे थे, तो ये एक प्रकार की काल्पनिक संख्या है, क्योंकि जब भी किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालने की बात आ जाए, वो क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या। क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या। तो अपने पास दोनों ही कैसी है, दोनों ही अपरिमेय संख्या है। बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या। अब अपरिमेय संख्या है तो आपने यहां से भी अपरिमेय की भी थोड़ा सा जो है वो चर्चा कर ली है, और साथ के साथ परिमेय के जो एग्जाम्पलों के माध्यम से आपसे एग्जाम में आए भी सवाल कि बताओ परिमेय संख्या है या नहीं है, तो आप आसानी से जवाब दे सकते। ये बात तो क्लियर हो गई। अब एक बात अच्छे से सुन लो कि कभी कभी एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि सभी पूर्ण संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न है, पहली बात। दूसरी ये कि सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या है। तो आपसे मैं पूछता हूं कि मेरे पास 2 सेंटेंस ऐसे हैं जो आपको 2 कथन हैं। इन कथनों में पहला मैं यहां पूछता हूं कि सत्य है या असत्य है। फॉल्स एंड ट्रू वाला सवाल आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ऐसा सवाल आपके आ जाता है। तो आप मुझे जल्दी से जवाब दीजिए, ए नाम दे दीजिए ताकि जवाब देने में दिक्कत नहीं आएगा। अगर सही है तो यस लिख दो, गलत है तो नो लिख दो। तो अपन असत्य और सत्य की बात यहां करने जा रहे हैं। जल्दी से इनके लिए जवाब दो भाई, ताकि ये सारी बातें आपकी इसके प्रति पूरी कवर हो जाए। बोलो भाई क्या जवाब है आपका। खुशीराम का जवाब ए यस, तो फिर बी क्या है भाई, और बी नो। ए यस और बी नो। अच्छा, बाकियों के भी यही जवाब आ रहे हैं, ए यस। रेवड़मल, रिंकू, इन सभी के जवाब जो हैं वो ए के लिए यस आ रहा है और बी के लिए नो। तो कोई आप वहां बैठे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है, मैं ये समझ रहा हूं, आप ईमानदारी से बताओ कि बी क्यों नहीं है, बी क्यों नहीं है, जल्दी से, क्योंकि लिखने में तो टाइम लग जाएगा। बी क्यों नहीं है, और आप जब अपने मुंह से एक बार बात निकल गई ना, इसका मतलब वो क्लियर हो गई। तो बी क्यों नहीं है, तो अपन बात करते हैं। देखो, आपने कहा कि परिमेय संख्याएं, भैया परिमेय संख्या जो है वो इस रूप तक भी लिखी जा सकती है, लेकिन इस रूप में कभी भी परिमेय संख्या नहीं लिखी जा सकती।
तो आपने कहा कि सर यहां पर बात कर लेते हैं कि आप जो आपकी परिमेय संख्या है सारी, ये तो अपने परिमेय संख्या है ही नहीं, तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं। हम बोले कि जितनी भी आपकी परिमेय संख्याएं हैं वो सभी परिमेय संख्याएं जो है वो हमेशा अपने पास क्या होती है, अपने पास भिन्न रूप में होती है, अर्थात सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हो सकती है। अब दूसरी बात करना चाहे कि सभी भिन्न परिमेय संख्या है या नहीं है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या 3/0 भिन्न नहीं है क्या? तो आप कहेंगे जी कि भिन्न तो है, और भिन्न तो है, लेकिन ये क्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परिमेय संख्या के जो अनुबंधन है उनको ये पास नहीं करती है। तो आप कहेंगे कि ये हो सकती है लेकिन ये नहीं, इसका मतलब ये तो सत्य है और ये वाला है वो असत्य है। बहुत शानदार जानदार जवाब थे आपके, और आपको ये सारी बातें परिमेय संख्या को लेकर के अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए आगे बात करते हैं। परिमेय संख्या के कॉन्सेप्ट को पूरा कवर करने के बाद अपरिमेय संख्याओं के बारे में अपन बात कर लेते हैं। अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत अब आपको बस कुछ ध्यान नहीं रखना, आपको समझना है कि जो परिमेय नहीं है वो किस में जाएगी, अपरिमेय में जाएगी। और अपरिमेय में जाएगी तो ये अपरिमेय कौन कौन सी होती है, क्या इसको लिखते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और साथ ही साथ परिमेय संख्या को व्यक्त किससे किया जाता है, तो ये बात भी आप एक बार के लिए नोट कर लेना कि आपकी जो परिमेय संख्या है उसको आप व्यक्त किससे करेंगे। तो व्यक्त करने के लिए आप जो है वो क्यू का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्यू का। अब अपन बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के ऊपर बात चल रही है अपनी, तो देखिएगा कि अपरिमेय संख्या के अंतर्गत बात करना चाहे तो अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर के बारे में बात करें तो आप यहां सीधी बात और नो बकवास कि जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय होगी। पहली बात तो आप अपनी भाषा में लिख दो कि जो परिमेय नहीं वो क्या होगी, अपरिमेय। अब ये तो पता ही चल गया कि कौन सी परिमेय होती है, जो परिमेय नहीं वो क्या, अपरिमेय। दूसरी बात कि जो पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सके, पी बटे के रूप में व्यक्त नहीं हो, व्यक्त नहीं हो सके, ये बात। उसके आगे बात करना चाहे कि अपने पास जहां Q इज इक्वल टू क्या हो सके, 0 हो सकता है। अब एक बात और याद रखनी है कि कौन कौन सी इसके अलावा भी, तो आपको मैं यहां पर एक चीज और बताना भूल गया था। हमेशा याद रखेंगे कि आपकी दशमलव रूप आपने सीखी, तो यहां पर याद रखिएगा कि 0.6666 ये इस क्रम में चलता रहे, और चलता रहे तो याद रखिएगा किसको बोलते हैं, दशमलव शांत अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। क्योंकि शांत पे तो अपन ने काम कर लिया, अशांत आवर्ती दशमलव जो होता है वो किसमें शामिल होता है, परिमेय संख्या में होता है। तो याद रखिएगा इसको आप लिख सकते हैं 0.6 और 0.6 लिख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बार हटाने वाली प्रक्रिया होगी उसमें अपन पूरे सवालों को एक साथ सीखेंगे, लेकिन अभी यहां सीखना है कि जितने अंकों पर बार होता है दशमलव के बाद उतना क्या लगा देते हैं, 9। और उसके बाद 6/9 यानी कि ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या। तो आप यहां पर अपनी कॉपी में जब लिखे तो लिख सकते हैं कि अशांत आवर्ती परिमेय होती है, अशांत आवर्ती परिमेय की श्रेणी में आती है या परिमेय है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आइए बात करते हैं। पहली स्थिति में यहां बात कर लेते हैं कि अशांत अनावर्ती की बात कर लेते हैं। अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती की बात करें या अपन यूं कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। ये इंग्लिश वगैरह आप समझते रहना, नॉन रिकरिंग।
रिकरिंग नंबर। जो अपने पास अशांत अनावर्ती कौन सी, तो अपन बात कर ले कि जैसे 0.1 2 3 4 5 ऐसा क्रम चलता रहे और ये बढ़ता ही रहे और कभी रुके ही ना, तो ऐसी स्थिति में देखो ना तो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है ना ये शांत है। जब अशांत की स्थिति हो और आवर्ती नहीं हो, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी क्या, अपरिमेय। क्या कहलाएगी मेरे भाई, अपरिमेय। पहली बात ये। और मैं कह रहा हूं कि रेलवे में सीधे ऐसे सवाल पूछे गए हैं और रेलवे में हर एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है, हर जीवन में छोटी छोटी बात का महत्व होता है। तो ऐसी स्थिति में पहली बात की अपरिमेय होती है। दूसरा ये कि आपके पास यदि नॉन परफेक्ट स्क्वायर लिखा हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्या, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर आपके सामने हो, अर्थात अपन कह सकते हैं कि अपूर्ण वर्ग संख्या की बात करें, अपूर्ण वर्ग संख्या ये किसकी श्रेणी में आता है, तो ये आता है हमेशा अपरिमेय की संख्या में। कौन सा, जैसे मैं कहूं कि मेरे पास √3, क्या √3 का वर्गमूल लेना संभव है, और लेना भी वो कैसा, पूर्ण वर्गमूल। वैसे वर्गमूल तो सबके लिए जा सकते हैं, लेकिन पूर्ण वर्गमूल परफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो अपूर्ण वर्गमूल अगर आपके पास है, ऐसी स्थिति में आपके पास वो कैसी होगी, अपरिमेय होगी। ऐसा आपके पास लिखा हुआ मिल सकता है। दूसरी बात, ऐसा वो आपको मिल सकता है 2 + √2। ऐसा आपको लिखा हुआ मिल सकता है 3 - 3 √2। सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। बोलो भाई, सबको बात समझ में आ रही है क्या? अरे मैंने जो भी बातें समझाने की कोशिश की, अगर अच्छे से समझ में आ रही है तो एक बार जहां बैठे वहां से यस लिख दो, जल्दी लिख दो यस मेरे भाई, जल्दी बोलो। यहां तक की सारी बातें क्लियर है। इसके बाद अब बात कर लेता हूं मैं अगले पेज पर कि अपन अपरिमेय के बारे में बात कर रहे हैं। तो अपरिमेय के अंतर्गत आपने एक और बात देखी होगी कि अपने पास जो अपन बात करना चाहे कि जो पाई होती है, पाई आप बहुत बार देखते हैं, तो उसमें आप इस तरीके से 3 पॉइंट जैसे 14 15 लगभग ऐसे आगे मान चलता रहता है, तो वो भी इस स्थिति में आता है। किस श्रेणी में आता है, अशांत अनावर्ती। और जब अशांत अनावर्ती की स्थिति बनते ही आपके दिमाग में कौन सी संख्या आती है, आपके दिमाग में आएगी वो ये आएगी कि वो क्या है, अपरिमेय संख्या। इसके बाद लोग में जो ई होता है वो भी कैसी होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। तो इस प्रकार की सारी संख्याएं हैं जो आपको सीधे एग्जाम में पूछी जाती है कि बताइए भैया कि इनमें से निम्न में से अपरिमेय संख्याएं कौन सी है। तो ये कुछ इस प्रकार की संख्याएं देखने को मिले, सीधे अपरिमेय संख्या की श्रेणी में जाएगी, बाकी बची संख्याएं किस में आ जाएगी, परिमेय में। तो उम्मीद है कि यहां तक की सारी बातें एकदम एज इट इज आपके दिमाग में सेट हो चुकी होगी। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। हम यहां पर ये एप्लीकेशन की क्लास है, तो यहां सीधी बात, नो बकवास की फॉर्मेट में बात करते हैं। यहां कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ओनली बात होगी तो पढ़ाई की होगी। जिस दिन मैं पहला चैप्टर शुरू करूंगा उस दिन थोड़ी बहुत डिस्कस अपन कर सकते हैं इधर उधर की, बाकी ओनली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ठीक है, आगे बात करते हैं। परिमेय अपरिमेय के बात खत्म हो जाती है। इसके बाद अब छोटी छोटी संख्याओं के बारे में अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपने पास सम संख्याएं, आइए बात कर लेते हैं सम संख्या। और याद रखना कि अपरिमेय संख्या को अगर व्यक्त करना पड़े तो अपरिमेय संख्या को व्यक्त करने के लिए आप, अपरिमेय संख्या अगर आपके पास है तो अपरिमेय के लिए आप या तो क्यू डैश या क्यू सी इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप टी से भी इसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आइए अब बात करते हैं, सम संख्या के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आइए बात कर लेते हैं सम संख्या। सम संख्या जिसको भी याद है, जिसको भी अच्छे से आती है, वो एक बार बैठे बैठे जहां पे बैठे वहीं से फटाफट से इसका बोल दीजिए परिभाषा कि क्या होती है सम संख्या, अर्थात इवन नंबर। क्या, इवन नंबर। सम संख्याएं बात करेंगे, उसके बाद अपन यहीं पे बात कर लेता हूं अभी ही कि आपको फिर बात करेंगे विषम संख्या के ऊपर।
और ये सभी प्राकृत संख्या में शामिल हो सकती है। प्राकृत से आगे अपन आगे वैसे भी बात करते हैं, पूर्णांक की भी बात कर लेते हैं तो पूर्णांक में भी आती है, क्योंकि जो प्राकृत है वो पूर्णांक अपने आप हो जाती है। और ये क्रम भी सिखाऊंगा अभी कौन किसमें शामिल होती है। विषम संख्याएं अपन बात करने वाले हैं, विषम संख्याएं, और इसको कहा जाता है ऑड नंबर। देखिए भाई, ध्यान से देखिए मेरे भाई, सबसे पहले सम संख्या की बात की जा रही है। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? वो अपन कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, अर्थात पूरा पूरा भाग से विभाजित हो, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है इवन नंबर या सम संख्या। और इसका अगर देखा जाए कि फॉर्मेट क्या होता है, तो 2n की फॉर्मेट में आप इसको रख सकते हैं। अर्थात n कोई नंबर है और आप उसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 का गुणनखंड है, अपन कह सकते हैं कि उसमें उसके फैक्टर में 2 शामिल हो, या अपन कह सकते हैं कि 2 का कोई भी गुणज होगा वो अपने आप सम संख्या होगी। जैसे मैं कहूं कि जैसे अपन बात कर लेते हैं, जैसे अपन बात करें कि अपने पास हम बात करें कि जैसे मान लो कि 4 है, तो 4 को क्या लिखा जा सकता है? 2 इंटू 2, यानी कि अपने पास 2 का इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 2 का भाग जा रहा है, तो n की जगह आप यहां पर देखो, n की जगह अगर आप 1 रखते हैं तो आपके 2 इंटू 1 यानी कि 2, ये भी सम संख्या है। n की जगह अगर 2 रखते हैं तो ऐसी स्थिति में बोलो 2 इंटू 2, ये भी क्या है? सम संख्या है। उसी प्रकार 1 की जगह कुछ भी, n की जगह कुछ भी रखो, लेकिन 2 के जो गुणज में आएगी वो सभी क्या हो जाएगी? सम संख्याएं हो जाएगी। बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या? कुछ कमेंट आ रहे हैं? बिल्कुल भाई, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः भाज्य हो। यहां तक बात क्लियर है। अब अपन बात कर लेते हैं विषम संख्या के ऊपर। सीधी बात कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, अर्थात कोई ना कोई शेषफल रहे। अब जब पूर्णतः ही विभाजित हो गई तो वो शेषफल क्यों छोड़ेगी? शेषफल क्या आ जाएगा? 0। अर्थात शेषफल या शेषफल लिखने की बात ही नहीं है, जो पूर्णतः विभाजित ही नहीं होगी वहां शेषफल बचेगा। अब कितना बचेगा, क्या बचेगा, वो बाद की बात। और बचना हमेशा क्या चाहिए? 2 से भाग देकर चेक करोगे, और चेक करोगे तो हमेशा वहां पर बचेगा। तो रिमाइंडर कितना बच सकता है? रिमाइंडर हमेशा बचेगा, वो रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। क्यों बचेगा मेरे भाई? क्योंकि 2 से छोटा रिमाइंडर ही बच सकता है। अगर 2 से बड़ी होगी तो वैसे, या 2 के बराबर होगी तो वैसे ही भाग हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि इसका अगर फॉर्मेट देखा जाए तो वो हो जाएगा 2n+1 की फॉर्मेट में संख्या आपको दिखाई पड़ेगी। कैसे? जैसे मैंने कहा 7, आपसे पूछा जाए कि बताइए कि अपने पास क्या ये सम संख्या है क्या, तो आप बोलेंगे कि सर 2 का भाग दिया तो पूरा पूरा तो 3 बार गया, और उसके बाद शेष रिमाइंडर कितना बच गया? रिमाइंडर बच गया 1। तो ऐसी स्थिति में मेरे पास इसका फॉर्मेट क्या आया? तो 2 इंटू 3+1। बोलो n का मान 3 रखे तो ऐसी स्थिति में 7 बन के अपने आप आ जाता है इस फॉर्मेट में। तो आप यहां पर कहेंगे कि इसके एग्जाम्पल के तौर पे सम संख्याएं कौन कौन सी होती है? तो सम संख्या की श्रेणी में 0 को भी लेते हैं, तो 0, 2। वैसे सम और विषम की बात करें, भाज्य अभाज्य, तो 0 को छोड़ के भी चल सकते हैं, लेकिन 0 यहां होता है। चलो 0 से क्या है कि 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, क्योंकि 0 में तो सबका, 0 एक ऐसी संख्या है जो सबसे विभाजित होती है, और 1 ऐसी संख्या है जो सबको विभाजित करती है। 0, 2, 4, 6, 8 और इसी तरीके से आपके पास अनंत तक जो है वो सम संख्याएं चलती है। और यहां भी अपन बात कर लें एग्जाम्पल के तौर पे कि अपने पास 1, 3, 5, 7, 9 और यही बात अनंत तक दोहराते हैं, तो अपने पास ये सभी क्या हो जाएगी? विषम संख्याएं हो जाएगी। बोलो सम और विषम में किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बात करते हैं कि महत्वपूर्ण संख्या के ऊपर, और वो संख्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। एक महत्वपूर्ण संख्या की बात करें तो ध्यान दो,
सबसे बढ़िया और सबसे महत्वपूर्ण संख्या की जो मैं बात करने जा रहा हूं उस पर ध्यान दो, क्योंकि इससे तो बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाज्य संख्या। सबसे पहले बात करते हैं किसके ऊपर? भाज्य संख्या के ऊपर। भाज्य संख्या, इसी को संयुक्त संख्या भी कह सकते हैं। और इसका अंग्रेजी में अगर नाम बोला जाए तो वो होता है कंपोजिट नंबर। उसका नाम क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। अब अपन बात कर लेते हैं कि क्या होती है भाज्य। क्या होती है भाज्य? सबसे पहली बात तो ये कि आपने जो सम संख्याओं की परिभाषा देखी, वैसे ही सम और भाज्य में कोई खास बात फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि सम संख्या वो जो अपने पास पहली बात तो कि 2 से विभाजित हो जाएगी, वो आगे अपने आप सम में परिवर्तित होती चली जाएगी। लेकिन सम और विषम में थोड़ा सा है कि यहाँ तो जो अपन बात करें ओड फैक्टर भी आता है और इवन फैक्टर भी आता है। तो ध्यान दो मेरी बात को कि भाज्य संख्याएं किससे कहते हैं? वे संख्याएं जिनके एक व स्वयं के अलावा भी गुणनखंड हो। मैं अपनी अलग अलग भाषा में बात करूंगा, गुणनखंड हो। या अपन कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो। अन्य संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित हो। बात करें कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बात करें कि अपने पास मैं आपसे बोलूं कि देखो ये 4 है, बोलो ये 6 है, ये 9 है, ये अपने पास 10 है, 12 है, कुछ ऐसे मैंने संख्याएं ली है। मैं अगर इसको बात करूं तो पहले इसके फैक्टर करता हूं तो 2 इंटू 2 आता है। और अगर बात करूं तो इसका एक गुणनखंड एक भी होता है। लेकिन एक तो एक ऐसा है जिसको आप ले ना ले बात एक ही, क्योंकि मैंने कहा आप नोट डालकर भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इस कॉलम में मैं अभी लिख ही देता हूं कि अपने पास शून्य एक ऐसी संख्या है एक ऐसा अंक है। ये वैसे भी संख्या तो है नहीं, शून्य को अंक संख्या में ले ही नहीं सकते। शून्य एक ऐसा अंक है जो सभी से पूर्णतः विभाजित होता है, सभी से विभाजित होता है। और दूसरी बात अपन बात करें कि एक ऐसी संख्या है जो अन्य सभी संख्याओं को पूरी विभाजित करती है। अन्य सभी संख्या को विभाजित करती है। विभाजित, अब यहां लिखा नहीं जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं। आप समझ जाओ कि यहां पर मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। बाकी मेरे पास वहां पर स्पेस कम है, तो ये बात आपको अच्छे से कवर हो गई होगी। अब देखो भाई 2 इंटू 2 लिखा, इसको 3 इंटू 3 2 लिख सकते हैं, इसको 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि अपने पास ये 4 खुद 4 से तो भाग हो ही रही है, ये 2 से भी भाग हो गई। यहाँ पर 3 जो ये 6 है वो 6 से तो भाग हो रही है, लेकिन यहाँ पर 3 और 2 से भी हो गई। यानी अन्य सभी संख्याओं से विभाजित होने की स्थिति हो तो वो क्या कहलाती है? भाज्य कहलाती है।
तो आपको ये बात है जो भाज्य के बारे में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वो आपको इतनी याद रखनी है। क्लियर है क्या? इसके बाद मैं आगे बात कर लेता हूं। आगे अब जो इंपॉर्टेंट बात आती है, भाज्य में कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी और शानदार जानदार बात है, वो आती है अभाज्य संख्या में। इसमें आती है अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं। अभाज्य संख्या, या इसी को अपन रूढ़ संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि ये टूटते नहीं है। अभाज्य संख्या, इसको अंग्रेजी में बोला जाएगा प्राइम नंबर। क्या बोला जाएगा? प्राइम नंबर। तो मेरे भाई देखिएगा, अपन बात कर लेते हैं कि प्राइम नंबर के बारे में बात करें। क्या आ रहा है कमेंट आपका? अच्छा अच्छा, आपके जो है डेफिनेशंस के बहुत बढ़िया, शानदार भाई, ये बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगी आपकी चीजें। अब देखो भाई, अभाज्य संख्या की बात करें, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, विभाजित ना हो, या अपन कह सकते हैं कि वह संख्या जिसका एक व स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड न हो। कोई गुणनखंड न हो, वो सभी क्या कहलाती है? वो सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। इस पर काफी सारी बातें होगी, लेकिन अभी आप समझिए कि प्राइम नंबर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ध्यान दो कि प्राइम नंबर के ऊपर आपने बात कर ली, तो बताइए सर कौन सी होती है प्राइम नंबर, क्या होती है? तो आपके परिभाषा समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं, जैसे अपन सबसे पहले बात करें तो एक को तो आप एकदम साइड में कर दो मेरे भाई। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। पहली बात अपन ये कहेंगे, न तो भाज्य और न अभाज्य। इसका डाउट दिमाग में निकाल दो पहले ये बार बार डाउट आए तो ये निकाल दो। अब इसके बाद आइए शुरू करते हैं। अपनी अभाज्य संख्याओं की श्रेणी की बात करें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, आगे अपने क्रम को चालू रखो जहां तक आपको समझ में आए कि 29, 31, 37, इस तरीके से जितनी भी आपको संख्याएं याद हो, वो सभी अनंत संख्याएं हैं। वो क्या आती है श्रेणी में? वो अभाज्य संख्या की श्रेणी में आती है। अब भाई एक बार बताओ मुझे कि अपन बात करना चाहें कि यार ये जो 2 है, 2 का क्या 2 के अलावा कोई ऐसा फैक्टर है जिससे विभाजित हो? एक को तो दिमाग से निकाल दो। तो अपन बात करें कि सर 2 में 2 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं बनी है जिसका इसमें क्या हो जाए, भाग चला जाए। तो अपने पास 2 क्या है? अभाज्य संख्या। फिर सर बताइए आगे की बात करें कि ये जो 3 है, 3 में 3 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, 5 में 5 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, 7 में 7 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। तो ऐसी स्थिति में सभी क्या है? ये अभाज्य संख्या है। और ये अभाज्य संख्या क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि इसके ऊपर तो कई विधियां भी आपको लागू की गई है। जैसे एचसीएफ एलसीएम, आप लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति की बात करते हैं, तो वहां पर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग में अभाज्य गुणनखंड विधि, अरे वो है क्या? तो वो अभाज्य संख्याओं को गुणा में लिखने का जो तरीका है वही तो अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो कोई संख्या को ऐसे तोड़ो कि केवल उसमें गुणा में लिखी हुई संख्या कैसी हो? अभाज्य संख्या हो। वही अभाज्य संख्याओं से मिलकर अभाज्य गुणनखंड विधि बनती है। तो ये अभाज्य संख्याएं आपके सामने दिखाई दे रही है, जिसको आप समझ पाए कि कौन कौन सी क्या है।
अब इसमें इंपॉर्टेंट बातों को जो है मैं आगे लिखूंगा, अभी समझ लो कि अभाज्य संख्या क्या होती है। और मैं अगले पेज पर चलता हूं। सबसे पहली बात तो कि आपके पास कुछ पॉइंट लिखने जा रहा हूं, उसको अच्छे से समझना। पहला पॉइंट ये कि आपके पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, जल्दी से कमेंट कर दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दूसरा पॉइंट, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तीसरा पॉइंट, सबसे छोटी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। जल्दी से जवाब दो इनके, जल्दी से जवाब दो। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एग्जाम में सीधे पूछी जाती है, और ये तो रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, ये तो रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। ये आगे वाले दो तो जवाब आपके आ चुके हैं। जवाब आपका आ रहा है कि 2 3, 2 2 और 3। एक कह रहे हैं मोहन, क्या लिख रहा है, हाँ अपना फॉर्मूला ठोक रहा है भाई मोहन है। चलो अच्छी बात है कि उनको फॉर्मूला अपना याद है, मोबाइल नंबर मेरे वाले याद हैं आपको, और जरूरी भी है कि मेरे वाले मोबाइल नंबर याद नहीं रहेंगे तो रखेंगे किसके, है? और तो किसी के रखने नहीं है, और गलत बात भी है, जब तक सफल नहीं होते तब तक किसी और के रखने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या एक मात्र भी लिख सकते हैं, एक मात्र सम अभाज्य संख्या की बात कर सकते हैं, और सबसे छोटी की लिखने की जरूरत ही नहीं है यहां पर, तो एक मात्र सम अभाज्य संख्या भी आप लिख सकते हैं, एक मात्र सम, और आगे से यहां लाइन को आप लेके चल सकते हैं। तीसरी बात क्या है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात करें तो वो कितनी होगी, 3। यहां तक की बातें आपको सभी को अच्छे से कवर है। इसके बाद अब अपन बात करना चाहें कि एक महत्वपूर्ण बात यह आती है कि 1 से लेकर के 100 तक, ये छोटी सी बात जो कई बार रिपीट हो जाती है, 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? जल्दी से कमेंट कर दो, कुल अभाज्य संख्याएं। कुल अभाज्य संख्या। फिर उसके बाद अगला पॉइंट ये कि 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं। उसके बाद 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या। तो देखिए भाई, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक और 50 से 100 तक। तो जल्दी जल्दी जवाब दो भाई मेरे साथी। जवाब आ चुका है आपका 25, 15, 10। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, सभी के जवाब आ चुके हैं 25, 15, 10। जल्दी से अपने वाला मोबाइल नंबर भी फटाफट से लिख दो, क्योंकि एक बहुत ही शानदार मोबाइल नंबर मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, और उस मोबाइल नंबर के माध्यम से आप जो है कहीं भी अपने जान पहचान वालों से संपर्क कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं जीवन में एक नंबर भी बढ़ा के देगा, तो अपनी जॉब होगी, और जॉब होगी तो अपने आप संपर्क बढ़ेगा। चलिए बात करते हैं। देखो भाई, एक मोबाइल नंबर आपको कुछ इस प्रकार से याद रखना है, 44, 22, 322 और 321 वाला मामला।
यहां अपन बात करें तो अपने पास ये एक मोबाइल नंबर आपके मैंने लिखे हैं। इस मोबाइल नंबर पे आपको याद रखना है कि एक डिजिट जो है वो एक 10 संख्या, यानी कि वो कह सकते हैं 1 से 10 के बीच की जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती है उसको व्यक्त करता है। उसी प्रकार 11 से लेकर के 20 के बीच जितनी भी संख्याएं आती है उनको व्यक्त करता है। उसी प्रकार जो अगला डिजिट है वो अपने पास 21 से लेके 30 के बीच का जो अपने पास ग्रुप अंतराल है उसके बारे में बात करता है। फिर उसके बाद अगला डिजिट है वो 31 से लेकर के 40 के बारे में बात करता है। इसी प्रकार सारे डिजिट कोई ना कोई बात करते हैं और वो बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि किस किस के बारे में बात करते हैं। मैं यहां से अभी जो बात करने चाहूंगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं कौन सी बात आपके लिए करने वाला हूं। दो डिजिट बच गए मेरे। दो डिजिट में से मैं ये एरो निकाल देता हूं और ये किए अपने 81 से 90, और उसके बाद एक डिजिट और बचा है उसको भी कहीं ना कहीं लपेटे मार ही देते हैं, और उसका लपेटा यहां से शुरू करके ये लो निकल गया हूं और ये आ गया 91 से 100। इनके बीच बीच के जो ये डिजिट है वो आपको बताते हैं। ये सारा मैंने डायग्राम बना दिया है। अब सुनिएगा, सबके मोबाइल नंबर, वाह 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 वाह। अब देखो भाई, सबने मोबाइल नंबर लिखे तो क्या होगा कि आपको सवाल में देखो पहले बार तो गिनो, 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15 और 2 17 और 2 19 और 3 22 और 2 24 और 1 25, यानी कि आपके पास 1 से शुरू होकर के और 100 के बीच की बात करें तो आपको कहीं भी याद करने की जरूरत नहीं है। मोबाइल नंबर याद है तो 1 से 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो वह होगी अपने पास 25। फिर बात कर लें कि किसके बीच कितनी है, चलो मुझे बता दो कि 20 से 40 के बीच, 20 से 40 के बीच कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या, तो बताइए कुल अभाज्य संख्या कितनी है। तो आप मेरे भाई यहां बोलेंगे कि मुझे कहां से बोला गया, मुझे बोला गया 20 से 40, ये बोलो 20, ये 30 और ये 40, 3 कॉलम मेरे को आवश्यकता है। और 3 कॉलम में फिर से मैं मोबाइल नंबर को यहां फिर लिख देता हूं, 44 22 322 और 321। अब मैं कहता हूं कि मुझे कौन सा नंबर चाहिए, 20 वाला, यानी कि देखो 1 से 10, 10 से 20, 20 से आगे बढ़ना है मुझे, 20 से 30 और 30 से 40, दो ही तो मेरे को कॉलम बचे हैं, 2 कॉलम बचे हैं तो 2 अंक, यानी कि मेरे पास मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4। मुझे कोई नंबर गिनने याद करने की जरूरत नहीं है, मेरा जवाब क्या हो जाएगा, आंसर मेरा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा 4। बोलो भाई, ऐसा ही कोई भी सवाल आपको इससे बने तो आप जवाब देंगे। आप जल्दी से मेरे भाई जवाब दे देना, 11 से और जो है 90 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, जल्दी से जवाब दे दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जल्दी जवाब दो भाई। 20 जवाब 20 आ रहा है। 11 से 90 की बात कर रहे हैं, यानी कि आगे वाला एक कॉलम छोड़ दो, लास्ट वाला 2 कॉलम छोड़ दो, यानी कि अपन तो छोड़ो ऐसे ना कि 4 और 1 5 को छोड़ दो, इस तरीके से नंबर अपने को याद हो गए। तो 4 और 1 को छोड़ दो, बाकी बचा कितना, 5 को घटा दो, बचा 20, अपने आप जवाब आ गया कितना, 20। कौन गिनने बैठेगा भाई, अरे कौन गिनने बैठेगा, कोई नहीं गिनेगा, है ना, कोई नहीं गिनेगा। 20, सभी के जवाब 20 आ रहे हैं, इसका मतलब आप सभी को ये बातें सारी समझ में आ चुकी है। चलिए भाई, अब बात कर लेते हैं, अगर आपको अभाज्य संख्या की भी बातें पूरी हो चुकी है तो अपन बात कर लेते हैं
कि आप मुझे बताइएगा सह अभाज्य संख्या क्या होती है। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं ये क्या होती है? सह अभाज्य संख्याएं, इसको अगर अंग्रेजी में बोला जाए तो को प्राइम नंबर बोला जाता है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। और आप सभी को पता है कि ये क्लासें हैं जो हम हमारे YouTube चैनल पर भी अभी डेमो के तौर पे अपलोड कर रहे हैं, ताकि 1 से 2, 2 से 3 क्लासें उन पे हम अपलोड कर रहे हैं और आप भी अपने साथियों को इस कोर्स के बारे में जानकारी दें कि ये कोर्सेज है वो बहुत ही जीरो से और शानदार तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। आप भी इसमें एनरोल हो और तैयारी को मजबूत करें। जी जवाब आ रहा है? ओ अच्छा जी, चलिए अपन बात कर लेते हैं इसके बारे में, दो संख्याओं के बारे में और बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन आगे की बातें अगली क्लास में करेंगे। युग्म अभाज्य संख्याएं, ये भी कई बार सवाल डायरेक्टली आ जाता है। बहुत आसान चीज है और वो अपन को जो है समझ में नहीं आती है और अपन इसके नंबर को खो के आ जाते हैं। युग्म अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। अब सब्र का बांध टूट चुका है, तो भैया हम टूटने से पहले अपने आप को बचा लेंगे। आप चिंता ना करें, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दें कि मैं ये दो संख्या और समझा दूं आपको बस। तो सह अभाज्य संख्याओं की बात करें तो वे संख्याएं, वे संख्याएं, दो का आप अभी समझने के लिए बाद में कर लेंगे बात। वे संख्याएं जिनका HCF महत्तम समापवर्त्य कितना हो? 1 हो। पहली बात, या हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। दो संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। क्लियर है बात? कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो अपन बात करना चाहे कि कौन सी संख्याएं होती है ऐसी, तो एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करना चाहें कि एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करना चाहें कि जैसे 5 और अपने पास बात करें 7, तो ये तो दोनों ही अभाज्य संख्या है, लेकिन दोनों अगर साथ में बोली जाए तो सह अभाज्य संख्याओं का एक बात कर सकते हैं। वैसे ही अपन बात करना चाहे कि अपने पास, मुझे एक बात बताओ, ये 5 है और ये 6 है, ये आपको पता है कि अभाज्य संख्या है जबकि ये भाज्य है, लेकिन इन दोनों का अगर HCF की बात करें तो HCF क्या होता है? 1। क्यों? क्योंकि मुझे बताइएगा 5 के गुणनखंड क्या 1 इंटू 5 हो सकता है क्या? 6 के गुणनखंड बोलो 2 इंटू 3 हो सकते हैं क्या? कोई भी ऐसा गुणनखंड जो इसमें उभयनिष्ठ हो। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होंगे तो HCF कितना होगा? 1। और HCF 1 होगा तो आप सीधे तरीके से कहेंगे कि दो ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो या फिर उनका HCF 1 हो, वो सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहलाती है। इसका जरूरत कहां पड़ती है? जब मैं टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा था तो मैं कहता था कि ये दो संख्याओं का तो आपस में गुणा कर दो, वही इनका क्या होता है? एलसीएम। तो वो संख्याएं कौन सी थी? सह अभाज्य संख्या। जैसे आपने कहा कि सर 21 और 20 ये दो संख्याएं हैं, इनका एलसीएम लो। अरे भैया आप देखकर कहो कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है क्या? नहीं। तो इनका एलसीएम लो, तो एलसीएम तो कितना होगा? 21 इंटू 20 और HCF कितना होगा? 1। तो सीधे जवाब लग जाएगा। तो इस तरीके से आप ये सारी बातें समझ पाए होंगे, तो आप यहां पर इस सह अभाज्य संख्या के बारे में समझ चुके होंगे। अब सह अभाज्य संख्या ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं रख सकते कि विषम संख्या होगी, या अपन ऐसी भी नहीं रख सकते कि दोनों अभाज्य होगी,
यहाँ पर दोनों अभाज्य भी हो सकती है, एक भाज्य और एक अभाज्य भी हो सकती है, या एक सम और एक विषम भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन शर्त यह रहेगी कि या तो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो या एचसीएफ क्या हो, एक। अब ये युग्म अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ट्विन प्राइम नंबर या युग्म अभाज्य संख्या वो होती है दो अभाज्य संख्याओं के मध्य अंतर 2 का हो, या दो अभाज्य संख्या, अब जल्दी जल्दी से दिमाग में सोच लो कि वो दो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है जिनके मध्य अंतर 2 का होता है। दो अभाज्य संख्याएं जिनके मध्य अंतर 2 का हो, ये इसके लिए शर्त काफी है। कैसे? मुझे आप एक बात बताइए कि जैसे मैंने यहां पर कहा कि 3 और 5, बोलो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और दोनों के बीच का जो अंतर है वो आप मुझे बता सकते हैं कि कितने का है, 2 का है। उसी प्रकार बोलो 5 और 7, यहां पर अगर बात करना चाहें तो मुझे एक बात बताइए, क्या दोनों के बीच का अंतर है वो क्या अपने पास बोलो 2 का है क्या? तो ऐसी स्थिति में क्या ये भी अभाज्य युग्म अभाज्य संख्या हो जाएगी, ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। और इस तरीके से जो है आप बात कर रहे हैं। उसके बाद अपन बात करें तो 7 और आगे तो कुछ है ही नहीं, एक और होती है 11 और 13, ये भी तो अपने पास देखो भाई दोनों के मध्य का जो अंतर है वो 2 का होता है। तो अपने पास बात समझ में आ रही होगी कि ये इस तरीके से आपको अगर पूछा जाए कि युग्म अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, ट्विन प्राइम नंबर, तो वो इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे। बोलो ये बात सबको क्लियर है क्या? ट्विन प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट कवर है क्या? ट्विन प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट कवर है क्या? यस लिख दो। और ये सारी बातें आपको अच्छे से कवर होनी चाहिए। कल अपन जो मैं आपको कुछ संख्याएं लिखवाने वाला हूं वो और ध्यान से देख लो। मैं यहां पर एक तो आपको लिखवाने वाला हूं कि परिपूर्ण संख्या बोल दो, या अपन बोलेंगे परफेक्ट नंबर। ये कल अपना ये बाकी रहेगा, याद दिलाना है आपको। उसके बाद अपन बात करें तो अपन पढ़ेंगे ट्रायंगुलर नंबर या त्रिकोणीय संख्या। त्रिकोणीय संख्या ये भी बहुत शानदार और जबरदस्त कॉन्सेप्ट रहेगा। इसको मिस कर गए तो इसका मतलब एक नंबर अपने आप कम करके जा रहे हैं। ट्रायंगुलर नंबर। इसके बाद और भी जैसे कि मैं बात करूं, एक अपने पास रामानुजन संख्या आती है, रामानुजन। ये संख्या भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होती है रामानुजन संख्या। इसके बाद फिबोनाची एक सीरीज आती है, वो आप इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूंगा। कभी क्वेश्चन आपके रेलवे में तो नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी पूछा जाए तो अपने पास इस पर बात करेंगे। और इसके बाद और भी कुछ संख्याएं जैसे रहती है पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती के बारे में बात करें। पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती, इनके बारे में आप भी जवाब ढूंढ कर लाएंगे आएंगे। तो इसके बाद कल अपन कुछ इन संख्याओं के ऊपर बात करते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की कक्षा हमने खूब ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए पेश की है। उम्मीद है कि आज की कक्षा आपको अच्छे से, सही और मजे से समझ में आई होगी। इसी तरीके से फिर हम मिलते हैं वहीं 4 बजे आपके इस नंबर सिस्टम के अध्याय के साथ। आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं कल की क्लास में। इसी मेरे जैसे जोश के साथ आप भी आइएगा, तैयार रहिएगा पेन और कॉपी लेके, क्योंकि हम फिर एक नए कॉन्सेप्ट पर, एक नई बात पर बात करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मिलते हैं कल।